साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था ना कोई मीडिया कैमरा पहुंच पाता था। बाहर से ये जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती थी। नीला समंदर, सफेद रेत और हाई सिक्योरिटी बाउंड्रीज, लेकिन इसी आइलैंड पर बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी गर्ल्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये कोई मूवी सीन नहीं था, ये वो सच था जो बाद में इन्वेस्टिगेशन, यूएस ब्रांच और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा भी बने। लड़कियों को कभी पैसे का लालच दिया जाता, कभी अच्छी जॉब ऑफर्स का, और कभी हेल्प के नाम पर इस सीक्रेट आइलैंड पर लाया गया। यहां पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ सहूलियात थीं, हेलीपैड, गेस्ट हाउसेस, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी, लाइव सिक्योरिटी, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था कानून और इंसाफ। और उस पूरे नेटवर्क का सरगना था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा शख्स जिसे लोग एक बिलियनर मानते थे, लेकिन उसकी असल पहचान सालों तक शैडो में रही। असल सवाल यह है कि यह सब कुछ इतने सालों तक ओपनली कैसे चलता रहा और किसी ने रोका क्यों नहीं। फ्लोरिडा के पाम बीच पे कुछ लड़कियों ने पहली बार इस हवाले से शिकायत दर्ज कराई। किसी ने सोचा नहीं था कि यह मामला सिर्फ लोकल क्राइम नहीं रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये केस बदल गया और बन गया एक ग्लोबल स्कैंडल, एक ऐसा स्कैंडल जिसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम फेलियर सब एक साथ टकराने वाले थे। और फिर आया साल 2019। जेफरी एप्स्टीन को फेडरल लेवल पर दोबारा गिरफ्तार किया गया, कॉन्स्पिरेसी ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के सीरियस चार्जेस के साथ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन लड़कियों की आवाज सालों तक इग्नोर की गई थी वो अब एक ऐसे सवाल में बदल चुकी थी जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा था। यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक सीक्रेट आइलैंड से लेकर जेल के सेल तक, और एक ऐसे आदमी तक जिसका सच आज भी दफन नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस हो चुका है। सवाल यह है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था और कैसे एक आम आदमी मनी, क्राइम और सेक्स ट्रैफिकिंग का बादशाह बन गया। साल 1953, न्यूयॉर्क का इलाका ब्रुकलिन, यहीं जन्म हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई बिजनेस एम्पायर और ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत। उसके वालिद एक आम सरकारी मुलाजिम थे और माँ एक स्कूल में काम करती थी। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली थी, जहां से आमतौर पर या तो कोई नौकरी पेशा बनता है या फिर पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए एक आम आदमी। एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ अलग नहीं थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कभी डिग्री पूरी नहीं की। ना अकाउंट्स की कोई फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई एलीट एमबीए। फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठा नजर आया। यही वो पहली मिस्ट्री है जिस पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी सवाल उठाए। 1970 के शुरू में एप्स्टीन को आला स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ये वही स्कूल था जहां अमीर और ताकतवरों के बच्चे पढ़ते थे, सियासतदानों, बैंकर्स और सीईओज के बच्चे। यहीं एप्स्टीन को पहली बार एलीट वर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। यहीं इसने सीखा कि पैसे वाला कैसे सोचता है और पावर कैसे बिहेव करती है। लेकिन एप्स्टीन ज्यादा अरसे तक टीचर नहीं रहा। उसने अचानक स्कूल छोड़ा और फिर वो हाई फाइनेंस सेक्टर में दाखिल हो गया। 1976 में उसे टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई और यहीं से इसकी लाइफ ने पूरी तरह डायरेक्शन बदल ली। सवाल आज भी वही है कि बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बड़ी एंट्री कैसे मुमकिन हुई। 1980 तक जेफरी अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर पेश करने लगा था, लेकिन उसका काम एडवाइजर जैसा नहीं था। उसके क्लाइंट्स पब्लिक नहीं थे, उसकी कंपनी की कोई शनाख्त भी नहीं थी और उसके सारे ट्रांजैक्शंस भी मशकूक थे। आहिस्ता आहिस्ता एप्स्टीन सिर्फ पैसा मैनेज करने वाला आदमी नहीं रहा, वो बन गया एक्सेस प्रोवाइडर, एक ऐसा शख्स जो अमीरों को अमीरों से मिलवाता है, पावरफुल लोगों को प्राइवेट स्पेस मुहैया करता है और खुद को हर जगह यूजफुल बना लेता है। यही यूजफुलनेस आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ा खतरा भी। पब्लिक इमेज में वो एक बिलियनियर था, कम इंटरव्यूज, कम बयानात और जीरो ट्रांसपेरेंसी।
लेकिन पर्दे के पीछे उसकी लाइफ में बढ़ रही थी यूनिक प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और वो सीक्रेट लोकेशंस जिनकी झलक बाहर की दुनिया को बहुत बाद में मिली। और यहीं से कहानी किसी आदमी की सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं रहती, बल्कि बदलने लगती है एक ऐसे सवाल में जो आज भी जिंदा है। जेफरी एप्स्टीन क्या सच में सेल्फ मेड फाइनेंसर था या किसी और खेल का मोहरा? सवाल और भी संजीदा हो जाता है। जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना अमीर कैसे? क्योंकि जहां आम फाइनेंसर्स की वेल्थ साफ दिखाई देती है, कंपनीज, स्टॉक होल्डिंग्स, क्लाइंट्स, वहीं एप्स्टीन की मनी स्टोरी शुरू से ही कंफ्यूजिंग रही। मनी ट्रेल में ना तो उसके बड़े स्टॉक दिखाई देते हैं, ना इन्वेस्टमेंट, ना ही ये पता चलता है कि उसने इतना पैसा किस बिजनेस से कमाया जिससे वो सैकड़ों मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। 1980 की शुरुआत में एप्स्टीन ने खुद को एक मैगजीन में हाई लेवल फाइनेंस एडवाइजर के तौर पर पोजीशन किया। उसका दावा था कि वो बहुत ही अमीर लोगों के लिए काम करता है, ऐसे क्लाइंट्स जिनके नाम पब्लिक नहीं किए जा सकते। यही पहला रेड फ्लैग था, यानी एप्स्टीन का पूरा मॉडल ही सीक्रेसी पर टिका हुआ था। धीरे धीरे उसने ये इमेज भी बनाई कि वो सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, बल्कि टैक्स प्लानिंग, एसेट प्लानिंग में भी एक्सपर्ट है। उसकी कंपनी ज्यादा प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक लिमिटेड के तौर पर ऑपरेट करती थी, जिससे असली ऑनर और कैश फ्लो को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि यही स्ट्रक्चर बाद में उसके लिए शील्ड भी बना। एप्स्टीन को कई कंपनीज की पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली थी। इसी वजह से एप्स्टीन की लाइफ ओवरनाइट बदल गई। न्यूयॉर्क का मल्टी मिलियन डॉलर मेंशन, प्राइवेट जेट और ग्लोबल ट्रैवल सब इसी दौर में शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन एडवाइजर नहीं था, बल्कि वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर की तरह काम करता था। वो इंट्रोडक्शन को करेंसी की तरह इस्तेमाल करता था, ताल्लुकात अमीर और ताकतवर लोगों के साथ बनाता था, उनको लड़कियों का लालच देता था, शराब पिलाता था, ड्रग्स मुहैया करता था और फिर इसके साथ साथ उनको कम उम्र लड़कियों के साथ सुलाकर उनकी वीडियोस बनाता था। जेफरी एप्स्टीन बिहाइंड द सीन पावर प्लेयर था। वो स्पॉटलाइट से दूर रहता था, इंटरव्यूज नहीं देता था, वो अपने काम की नुमाइश नहीं करता था। एप्स्टीन की कहानी पावर, सीक्रेसी और कंट्रोल की कहानी है। वो अपने जजीरे में हिडन ऑपरेशन करता था। जेफरी के पास पैसा आया, पावर भी बढ़ी, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जेफरी एप्स्टीन करता क्या था? अरबपति की पहचान उसके बिजनेस से होती है। कोई फैक्ट्री, कोई ब्रांड, कोई फंड, कोई हैच फंड, लेकिन एप्स्टीन के केस में यह पहचान शुरू से ही ब्लर दिखाई देती है। उसका दावा था कि वो सिर्फ अल्ट्रा हाई वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही काम करता है, ऐसे लोग जो प्राइवेसी चाहते हैं और किसी भी तरह की जांच पड़ताल से दूर रहते हैं। इसी वजह से उसके काम का ज्यादा हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड रहता था। फिर जब फाइल्स लीक हुई तो पता चला कि एप्स्टीन कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं चलाता था, बल्कि वो ताकतवर लोगों को अपने प्राइवेट आइलैंड पे बुलाता, कम उम्र लड़कियों के साथ सेक्स करवाता, उनकी वीडियो शूट करता और बाद में उनसे बहुत से काम निकलवाकर पैसा बटोरता था। इसके साथ साथ वो लोगों की कमजोरियां अपने पास रखता था। तकरीबन 35 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं इस फाइल में, जिसको कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन ने 2 आइलैंड खरीद रखे थे और इन 2 आइलैंड में सिर्फ वही मुलाजिम थे जो उसके एतमाद के थे। अगर कोई गद्दारी करता या कोई बात लीक करता तो उसे वहीं कत्ल करके दफना दिया जाता था। इसके साथ साथ होशरुबा इंकिशाफ तो ये भी हुआ कि एप्स्टीन फाइल्स जिन लड़कियों को सेक्स के लिए इस्तेमाल करता था, जिन कम उम्र लड़कियों के साथ ताकतवर हुक्मरानों, हॉलीवुड एक्टर्स और पैसे वाले लोगों को सुलाता था, उन्हीं लड़कियों का गोश्त भी उन्हें खिलाता था, हंडिया में पकाता था और फिर जो लड़की बात ना मानती उसे कत्ल करके वहीं पर दफन कर देता था। ये आइलैंड एक मिस्ट्री है। इसके दरमियान में एक ऐसी सुरंग है कि जो एक आइलैंड को दूसरे से मिलाती है। ये है एप्स्टीन आइलैंड। यहाँ पर प्रिंस एंड्रयू भी आए और जिन्हें एक तस्वीर में एक लड़की के ऊपर लेटा भी देखा जा सकता है। उनके ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप से थे। ये हुकूमतें कंट्रोल करने वाला बन गया और पीछे बैठकर प्लान करने वाला। दर हकीकत एप्स्टीन के तमाम तर कारनामों पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है कि ये एक इंसान नहीं बल्कि शैतान था। इसे जब 2019 में गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद रिलैक्सेशन दी गई। कौन हाथ थे कि जो इसको रिलैक्सेशन पर आमादा करते रहे और जिनका ताल्लुक इसके साथ गहरा था, जो इसे बचाते रहे?
फिर आखिरकार उसे जेल में कत्ल करवा दिया गया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब एप्स्टीन मुंह खोलने वाला है। जेफरी एप्स्टीन की पूरी जिंदगी मिस्ट्री से भरी पड़ी है और फिर उसकी मौत भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई।